सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री पार्ट 1, प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करेंगे आज। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से लेकर वर्तमान समय तक के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को इतिहास कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ऋग्वैदिक काल के प्रतापी राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बहुत समय पहले इसे आर्यों की भूमि होने के कारण आर्यावर्त भी कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप नाम से पुकारा गया। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया, जबकि हमारे पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया। कौरव और पांडव के ज़माने में इसे भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट इसे याद रखिएगा कि इसे भारतवर्ष कहते हैं। हमारे देश की सिंधु नदी, जिसको इंडस भी कहते हैं, इस कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। भारत के उत्तर में महान हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत न्यू इंडिया। तो इन सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में मुख्यतः 4 स्रोतों से जानकारी मिलती है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ या धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य, नंबर 2 ब्राह्मणेतर साहित्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो हमारा नंबर 1 पे धर्म ग्रंथ था, सबसे पहले उसी को उठा लेते हैं। धर्म ग्रंथ के भी 2 पार्ट हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। तो इन सबसे पहले बात करेंगे कि ब्राह्मण साहित्य होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ब्राह्मण साहित्य। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ को वेद कहते हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो इन सब में सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में, यानी कि ऋग्वेद क्या है और क्या इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सवित को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खेल कहा जाता है। चातुर्थ वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्वरूप ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और पैरों से उत्पन्न हुए। वामन अवतार के 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद माना जाता है।
ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे यजुर्वेद की, यानी कि क्या होता है यजुर्वेद और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो नंबर 1, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता यानी रीडर को अथर्वयु कहते हैं। इससे पहले ऋग्वेद में हमने देखा था कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, और यदि बात करें यजुर्वेद की तो इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट बात करते हैं सामवेद की, यानी कि सामवेद के क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसे गीतों का संग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, यानी कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं, अथर्ववेद में अथर्वयु कहते हैं और सामवेद में उद्रात्र कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अथर्ववेद की, यानी कि इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो नंबर 1, अथर्वा ऋषि इस वेद के रचयिता यानी ऑथर माने जाते हैं। वेद में रोग, डिसीज निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, स्थिति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, औषधि, विवाह, प्रेम आदि विषयों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा है। ये थे इसके कुछ फैक्ट। अथर्ववेद में सभा एवं समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट, वेदों को भली भांति समझने हेतु 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से माना जाता है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से माना जाता है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से माना जाता है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पुराणों की, माइथोलॉजी, यानी कि क्या थे पुराण। भारत की ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इनके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, यानी कि हमारे 5 पुराण की बात की थी, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य पुराण है, जो कि सबसे प्राचीन भी है। नेक्स्ट, ज़्यादातर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। नेक्स्ट, स्त्रियों की सर्वाधिक निम्न स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। नेक्स्ट,
शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी यानी बेटर हाफ कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, यानी कि मनुस्मृति जो है यह हमारे शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नेक्स्ट, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। नेक्स्ट, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों में वर्णित है। सो नेक्स्ट बात करेंगे आप ब्राह्मणेतर साहित्य की। सो ब्राह्मणेतर साहित्य यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 बौद्ध साहित्य, नंबर 2 जैन साहित्य। तो सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध साहित्य की। बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या होता है? बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। यह 3 प्रकार का है। नंबर 1 सुत्त पिटक, नंबर 2 विनय पिटक और नंबर 3 अभिधम्म पिटक। यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक है। त्रिपिटक के 3 टाइप्स हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का ज्ञान कोश एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। नेक्स्ट, सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का सार संग्रह है। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, जो 3 प्रकार का है, जिसमें से सुत्त पिटक को त्रिपिटकों में श्रेष्ठ का दर्जा प्राप्त है। नंबर 2 जो विनय पिटक है, उसमें मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासनों से संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शनों व मतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। इस पिटक का संकलन महान सम्राट अशोक के शासनकाल में संपन्न किया गया था। बात करते हैं कि महावंश 5वीं सदी किस विषय में जानकारी देता है। तो इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की सूची प्राप्त होती है। नंबर 2 जातक, गौतम बुद्ध की पूर्व कहानियाँ जातक में संकलित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द्वीप वंश 4वीं सदी। तो इसमें सिंगल द्वीप के इतिहास पर प्रथम बार प्रकाश डाला गया था। नेक्स्ट, महावस्तु एवं ललित विस्तार। इनमें महात्मा बुद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, अंग उत्तर निकाय 18 महाजनपदों की जानकारी देता है अंग उत्तर निकाय। नेक्स्ट, आर्यमंजू श्री मूल कल्प। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो। इसमें हमें यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, हीनयान का ग्रंथ कथा वस्तु। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो नेक्स्ट बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन आगम ग्रंथों की रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य के द्वारा की गई थी। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इसमें 12 उपांग
10 प्रकीर्ण व 6 छंद आते हैं। बात करेंगे अब धार्मिकेतर साहित्य की। क्या है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। नंबर 1, अर्थशास्त्र के लेखक कूटनीतिज्ञ गुरु चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास व तत्कालीन अर्थव्यवस्था सहित राजनीतिक व्यवस्था की विशेष जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरसागर हमें मौर्यकालीन इतिहास से परिचित कराता है। यानी कि विशाख दत्त और सोमदेव द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस और कथा सरसागर है, ये दोनों हमें मौर्यकालीन इतिहास से परिचित कराते हैं। नेक्स्ट, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, विक्रमांक देव चरित्र विल्हड़ द्वारा रचित है, जिसमें हमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के संबंध में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, विक्रमादित्य जो थे वो बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली राजा थे। नेक्स्ट, अली अहमद द्वारा कलमबद्ध पंचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को समेटने का प्रथम प्रयास कलहड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में किया था। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य शुंग के इतिहास का वृत्तांत समेटे है। नेक्स्ट, गार्गी संहिता प्रथम शताब्दी में रखी गई, जिसमें भारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। कालिदास लिखित रघुवंशम और विशाखदत्तम लिखित देवचंद्रगुप्तम गुप्त वंश के इतिहास पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट, शुद्रक रचित मृच्छकटकम हमें गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट, भाषा रचित स्वप्नवासतम के माध्यम से हमें वत्सराज उद्यान के विषय में जानकारी मिलती है। कालिदास ने 4वीं शताब्दी में मालविकाग्नितम की रचना की थी, जिसमें शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। ये थे शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। नोट्स लेने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।